हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो कॉस्ट होम आइडियाज़। तो आज इस चैनल पर मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सावधानियाँ या कुछ ऐसी गलतियाँ जिनको आप नज़रअंदाज करते हैं और होता परिणाम ये है कि आगे चल के आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना ये कि नया घर आप बनवाते हैं, उसमें काफ़ी जगह चिटकन आने लगती है, आपका छज्जा जो है वो बैंड होने लगता है, कॉलम की सरिया जो है वो फूलने लगती। तो इन सब चीज़ों के सावधानियाँ, मैं इन सब चीज़ों से आपको निवारण के उपाय आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कंस्ट्रक्शन कराते समय किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन आगे चल कर के बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपको आगे चल के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो ठेकेदार द्वारा होती हैं या इंजीनियर द्वारा होती हैं या आपके स्वयं की नासमझी या ना जानकारी होने के कारण होती हैं, और कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा कि जो आप सावधानी अगर करते हैं तो आपको आगे चल कर के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और बढ़िया से आप अपना कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो इस स्लैब में देखिए, ये जो क्रंक जाल पड़ा हुआ है ये 4 फीट के बाद ये बैंड किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बीम का ये देख लीजिए, इस हिसाब से आपको बीम डलवानी है और लास्ट पॉइंट पर जा करके ये जो एल शेप में बीम की सरिया मुड़ी है ये आपको मुड़वानी है। इससे होता क्या है कि जब भी आपका भूकंप यदि बिल्डिंग में आता है या भूकंप आ रहा है तो उससे होता क्या है कि आपकी स्लैब या आपकी बिल्डिंग गिरने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। और बहुत से लोग होते क्या हैं कि साइड कॉर्नर पर बिल्कुल प्लेन जो बीम आती रहती है उसमें प्लेन सरिया देते हैं। प्लेन सरिया देने से होता क्या है, वो जोड़ में फंसती नहीं है और आराम से निकल। देखिए जितनी भी बीम यहाँ पर पड़ी हुई है वो सारी बीम में लास्ट पॉइंट पर सरिया को एल शेप में मोड़ दिया गया। जिस हिसाब से हम कॉलम पर सरिया को मोड़ते हैं उसी हिसाब पे यहाँ पे लास्ट पॉइंट पर आपको सरिया को मोड़ा गया है। इस हिसाब से आपको काम करना है। अब इसके बाद बात करते हैं सरिया की। तो सरिया आपको ऐसी लेनी है जो सरिया आसानी से मुड़ सके, टूटे नहीं मुड़ने पर। बहुत से लोग होते क्या है कि सरिया इस हिसाब की ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में कि वो सरिया जैसे ही हम लोग मुड़ते हैं वैसे टूट जाती। तो होता क्या, जब भी मकान आपका गिरता है या भूकंप आता है तो आपकी सरिया आराम से टूट जाती है और टूट करके गिर जाती है। और यदि मुलायम सरिया आप लेंगे तो वो धीरे धीरे बैंड होगी, मुड़ेगी, लेकिन टूटेगी जल्दी नहीं, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि टीएमटी हो गई, कामधेनु हो गई, ये सब ब्रांडेड सरिया आपको लेनी है। सरिया आपको कोई भी सस्ते के चक्कर में बेकार सरिया नहीं लेनी है। अब आते हैं एक्सीवेशन पे यानी खुदाई पर। तो खुदाई आप को ये मान करके चलना है आपको कि कम से कम ये मान के चलिए कि 4 से 5 फीट आपको खुदाई करनी है। और खुदाई करने के बाद यदि 4 से 5 फीट पे भी आपको ठोस मिट्टी नीचे नहीं मिल रही है तो आप 1-2 फीट और गहरा करा सकते हैं, क्योंकि जो भी कॉलम आपका खड़ा होगा वो ठोस मिट्टी पे आपको खड़ा करना है। ये आप इंजीनियर के चक्कर में ना पड़े कि इंजीनियर ने 4 फीट का आपको आइडिया दिया है तो आप 4 फीट खुदाई करा के चले। नहीं, आपको 4 फीट नहीं करानी। यदि आपका बेस नीचे ठोस नहीं मिल रहा है तो आप उसको 1-1.5 फीट और खुदा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद इस तरह के ये ईंटें गड्ढे में नहीं डालने हैं। आपको ईंटों को तोड़ना है, तोड़ करके गिट्टी बनाना है, लाल पीसीसी गिट्टी तैयार करनी है। उसके बाद उस गिट्टी का पीसीसी पूरा बेस 3 इंच से 4 इंच तक आपको तैयार करना है नीचे। देखिए इस हिसाब से ये पूरी तैयारी करा करके गड्ढे में, और यहाँ पर पूरा 3 इंची पीसीसी लाल वाली गिट्टी डलवाई जाएगी। उसके ऊपर मसाला पड़ेगा और अच्छे से उसकी प्यूरिंग करके कुटाई कराई जाएगी, ताकि आराम से नीचे का बेस जो कॉलम का आपका है वो आसानी से मजबूत हो सके और बढ़िया खड़ा हो सके। क्योंकि होता क्या है, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ऐसे ही ईंटें बिछवा दिए जाते हैं, उसके बाद घुलाई कराई जाती है। तो ऐसे जल्दबाजी के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि बहुत से ठेकेदार इस तरीके का काम आपको करके देते हैं जिससे दिक्कत का सामना आपको बाद में करना पड़ता है, ना कि ठेकेदारों को। तो इन सब चीज़ों से बचें। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको हर चीज़ के बारे में बताना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना। तो वीडियो को बीच में इसके बिल्कुल मत किया करिए, वीडियो पूरा देखा करिए। अगर पूरी जानकारी आपके पास तक नहीं पहुंचेगी तो आधी अधूरी जानकारी भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए जब भी वीडियो आपके पास मेरा पहुंचे या किसी भी यूट्यूबर का पहुंचे तो आपका समय भले बेकार होगा, लेकिन ये जानकारी आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ये जानकारी आपकी काम जरूर आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें
तो देखिए इस तरीके से ये मसाला डाल करके पहले पूरी प्यूरिंग की गई है, मतलब पानी से पूरी गिट्टी की तरी की गई, 3 इंच गिट्टी डाली गई, उसके बाद इस तरीके से मसाला डाला गया है। और मसाला डालने के बाद इसकी अच्छे से अभी कुटाई कराई जाएगी, क्योंकि अगर पीसीसी आपकी मजबूत नहीं है कॉलम की, तो समझिए पूरा कॉलम का आपका स्ट्रक्चर बेकार है। क्योंकि अगर पीसीसी मजबूत नहीं होगी तो कॉलम, वही कॉलम जिसकी पीसीसी नहीं मजबूत होगी, वो कॉलम आपका बैठने लगेगा। और उसी जगह का पॉइंट होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा नए मकान बनते हैं लेकिन स्लेबों में ऊपर चिटकन आ जाती है। तो चिटकन आने का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो यही कारण है कि एक तो आप पीसीसी नहीं मजबूत कराते हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि गड्ढा जब आप कराते हैं तो सोचते हैं इंजीनियर ने 4 फीट बताया है या ठेकेदार 4 फीट की सलाह दे रहा है, लाओ हम 4 फीट का गड्ढा करा लें, 4 फीट बहुत पर्याप्त होता है। नहीं, 4 फीट पर्याप्त नहीं होता है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा मिट्टी का भराव होता है या कचड़ा भराव होता है, तो वैसी जगहों पर आपको जब तक ठोस मिट्टी नीचे ना मिल जाए तब तक आपको गड्ढा ज़रूर खोदते रहना है। यानी कि वो आपका 5 से 6 फीट भी हो सकता है, 7 फीट भी हो सकता है, लेकिन आपको कचड़े पे कभी भी कॉलम को नहीं खड़ा करना है और ना ही भराव की मिट्टी पे आपको कॉलम खड़ा करना है। कॉलम जब भी आपको खड़ा करना है तो आपको खड़ा करना है कैसी मिट्टी पर, ठोस मिट्टी पर। और अगर आप ठोस मिट्टी पर कॉलम खड़ा करते हैं तो आप 2 से 3 मंजिल आसानी से बना सकते हैं, उसमें आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया आप 3 फीट या 2.5 फीट का गड्ढा करके कॉलम खड़ा कर लेते हैं, लेकिन जब आप आगे उस मकान को करेंगे तो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। होगा क्या कि आप 1 से 1.5 मंजिल तक ही रह जाएंगे। जब कभी आप 2 से 3 मंजिल या 4 मंजिल के लिए सोचेंगे तो आप वो काम नहीं करा पाएंगे। ज़्यादा लोड होने की वजह से कॉलम आपका बैठ सकता है, उस जगह आपकी स्लैब में बैंड भी आ सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानियां बरतनी है और आपको बैठ करके देख करके इन कामों को कराना है। किसी ठेकेदार या किसी लेबर के भरोसे पे ये काम नहीं कराना है, क्योंकि होता क्या, सब जल्दबाजी में काम करता है और आपका काम खराब हो सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, भुर्जी बना करके इस तरीके से पीसीसी के बाद आपको निशान मार लेना जहाँ जहाँ आपको कॉलम खड़े करने हैं। देख लीजिए मैंने पूरी ये बुर्जी बनी हुई है और इस पर सूता पकड़ करके ये सारे निशान पूरे बनाए गए हैं। जहाँ भी आपका गड्ढा है या पीसीसी हुई है वहाँ जहाँ आपको कॉलम खड़ा करना है, इस तरीके का पूरा आपको निशान मार लेना है। इस निशान को मारने से आपको फ़ायदा क्या होगा, इसमें आपका टाइम तो वेस्ट होगा, मान लो 1 दिन या 2 दिन का टाइम आपका बेकार हो जाएगा या 1 लेबर 2 लेबर आपकी एक्स्ट्रा चली जाएगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका कॉलम बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे खड़ा होगा। जो आपने लेआउट बनवाया है उसके अकॉर्डिंग होगा आपका कॉलम खड़ा होगा, ना ही आगे होगा और ना ही पीछे होगा। इससे बाद में जब आप कॉलम खड़ा करते हैं, सूता बांधते हैं, बुर्जी पर लगाते हैं और कॉलम खड़ा करते हैं, तो ऊपर तो आप सूते पर मिला लेते हैं कॉलम को, लेकिन नीचे का जो बेस है, जहाँ पर नीचे कॉलम आपका सीधा होना चाहिए, वहाँ आपका कॉलम नहीं हो पाता है। और लास्ट में जब बगल वाला खुदाई कराता है या इधर उधर से खुदाई होती है तो बिल्कुल सेंटर पे आपको कॉलम नहीं पहुँचता है। आपकी जो गिट्टी की आरसीसी की कास्टिंग होती है वो पूरी सेंटर पर नहीं हो पाती, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर हो जाती है, उससे सरिया काफ़ी अंदर या बाहर हो सकती है। उसके बाद कॉलम खड़ा करते समय इस हिसाब से आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। ऊपर का बेस आपको इस तरफ से सूता मिला करके बिल्कुल लेवल में करना है बुर्जी पर रख के, और नीचे उसी लेवल से आपको सावल कर करके कॉलम को सीधा कर लेना है। बिल्कुल सीधा कॉलम खड़ा करना है। कभी भी ये ना करें कि कॉलम को आप अंदाजे में खड़ा कर दें, ऊपर आप बुर्जी से मिला लें और नीचे ऐसे ही खड़ा कर दें। अगर कॉलम ये मान करके चलिए बिल्कुल भी किनारे चला जाता है तो ज़मीन का कॉलम है, यहाँ पर सीलन सीपेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उससे होगा क्या, आपकी जो आरसीसी वाली कास्टिंग होगी वो गिरने लगेगी और कॉलम की सरिया में आपकी सीलन पकड़ेगी, जंग खाएगी और कॉलम यहीं से आपका बेकार होना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप तक मुझे पहुंचाना था और मैं आपके पास तक लेकर के आया हूं। और इसके अलावा अभी आगे चल के मैं इसी वीडियो में और चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके बाद कॉलम जो है जब आपको कास्टिंग करनी है तो ये स्लोब आपको फुटिंग बनानी है। स्लोब फुटिंग बहुत मजबूत फुटिंग होती है, ये भूकंप रोधी फुटिंग होती है। यदि इसकी अपेक्षा यदि आप स्टेप फुटिंग बनवाते हैं या पैड फुटिंग करवाते हैं तो वो ज़्यादा इतनी मजबूत नहीं होती है। तो उसके बाद आते हैं कॉलम पर। कॉलम पे आपको क्या क्या जानकारी देनी है। कॉलम पर आपको जब ये कॉलम तैयार कराना है तो इसका एल आपको 1 फीट से कम नहीं रखना है। जो एल नीचे मुड़ा हुआ है ये 1 फीट से कम नहीं रखना है आपको किसी भी हालत में। बहुत से लोग होते क्या हैं कि 9 इंच कर लेते हैं, 10 इंच कर लेते हैं और
1 फीट बनाने के बाद भी ये आपको चारों तरफ करना है। जहाँ पर आपका बाहरी वॉल होगी वहाँ पर आपके 3 तरफ होंगे ये एल, और जहाँ पर आपका कॉर्नर साइड होगा वहाँ पर 2 तरफ एल होंगे। जहाँ पर बीच के कॉलम होंगे वहाँ पर चारों तरफ आपको एल रखने हैं। उसके बाद जो रिंग का ये साइज है ये आपको मान करके चलिए 5 से 6 इंच तक रखना है। नीचे 3 से 4 फीट 5 फीट जितना आपका गड्ढा है वो 5 से 6 इंच तक रखना है। उसके ऊपर आप बढ़ा सकते हैं, 7 इंच 8 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जब हम ये कॉलम खड़ा करते हैं तो नीचे का जो ये मेरा जाल है, जो फुटिंग जाल, फुटिंग मैश जिसको बोलते हैं, इसमें भी आपको चारों साइड में इस तरह से 4 इंच की एल जरूर मोड़ना है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि प्लेन जाल डाल देते हैं। आपको प्लेन जाल बिल्कुल नहीं डाल करके चलना है, क्योंकि प्लेन जाल यदि आप डालेंगे तो आपकी फुटिंग यहीं से कमज़ोर हो गई। आप विशेष इस चीज़ का ध्यान रखने मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कराएं तो आपको कॉलम बीम, चाहे वो टाई बीम हो, चाहे वो आपकी लटक बीम हो, कोई किसी प्रकार की बीम हो, या आपका कॉलम है या आपकी मैश है फुटिंग की, इसमें सब में आपको आउटर साइड में एल ज़रूर मुड़वाने हैं। एल मुड़वाने से होता क्या है कि ये आपका फुटिंग कसाव ले लेता है, यानी कॉलम से जो फुटिंग का सरिया का कसाव है जो वो बहुत मजबूत कर लेता है। उसके बाद रिंग का साइज़ देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, नीचे 4 से 5 इंच, ऊपर 5 से 6 इंच। इसके अलावा रिंग बनाते समय आपको और चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं आपको बताऊंगा। नीचे मैश जो है, मैश में भी देखिए 4 से 5 इंच का आपको गैप रखना है, ज़्यादा गैप ना रखें। और कुल मिला के ये सब स्ट्रक्चर प्लान तो आपको इंजीनियर बताएगा ही, इंजीनियर ड्राइंग में आपको देगा ही। तो स्पेशली जब आप कंस्ट्रक्शन कराएं तो एक स्ट्रक्चर प्लान या फ्लोर प्लान की डिज़ाइन ज़रूर बनवा के चलें। डिज़ाइन बनवाने से होगा क्या कि बाद में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें ऐसी आती हैं कि कभी कभी होता है कि कमरा इधर से उधर होना चाहिए था, बाथरूम यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, तो काफ़ी बाद में आपको तोड़फोड़ करवानी पड़ जाती है जब आप प्राइवेट काम करा करके चलते हैं। और यदि आप प्राइवेट ना करा करके इंजीनियर से, आप इंजीनियर के द्वारा ड्राइंग बनवा लेते हैं तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इंजीनियर को बनाते हैं। बनाने के बाद उस हिसाब से वो ड्राइंग आपको बना देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कंस्ट्रक्शन होता चला जाता है और आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। और इसके बाद रिंग में मैं आपको बताना भूल गया, रिंग में आपको ध्यान रखना है कि रिंग आपका जब भी आप रिंग बनवाते हैं तो रिंग का जो लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो जब आप बैंड करेंगे तो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री आपको जो है वो मोड़ना है। दूसरी बात 3 से 4 इंच जो है वो सरिया एक्स्ट्रा लगा करके आपको मोड़नी है रिंग में। जब भी आप रिंग बनाएंगे तो ये चीज़ विशेष आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर रिंग ये बांधी जा रही है, इसमें जो डिस्टेंस है नीचे की 4 से 5 इंच है, ऊपर 6 से 7 इंच है। इसी हिसाब से आपको पूरी रिंग बांधनी है। देखिए साइड में मैंने रिंग का कॉर्नर दिखाया है आपको, इसको इसी हिसाब से जब मैं बता रहा हूँ 45 डिग्री के हिसाब से आपको मोड़ना है और 3 से 4 इंच बढ़ा करके सरिया आपको मोड़नी। बहुत जगह होता क्या बिल्कुल बराबर रख देते हैं या बिल्कुल ये समझिए कि बिल्कुल सरिया एक्स्ट्रा देते ही नहीं है, देते हैं कितना 1 इंच आधा इंच देते हैं, तो वो आपको नहीं रखना है। रिंग बनाते समय ये विशेष ध्यान रखना है, इससे आपके कॉलम में कंक्रीट की पकड़ मजबूत होती है और कॉलम की भी पकड़ मजबूत होती है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो बताना आपको ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं सरिया की ओवरलैपिंग की। जब कॉलम आपका ढल जाता है और आप ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग में आपको विशेष ध्यान इस प्रकार से देना है कि जब भी आप ओवरलैपिंग करें तो सरिया आपको 50D के हिसाब से रखनी है, यानी 50D के हिसाब से ऐसे रखनी है कि मान लिया आपकी 20 mm या 16 mm की सरिया है तो उसका मल्टीप्लाई 50 में आप कर दें और जितना एरिया आपका निकल करके आए उसी के हिसाब से आपको सरिया ओवरलैप करके देनी है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉलम जब आप फुटिंग की ढलाई कर रहे हैं तो फुटिंग की ढलाई में एक बात विशेष ध्यान रखें कि आपको वाइब्रेटर का उपयोग ज़रूर करना है, ज़रूर से ज़रूर करना है। आपका ठेकेदार यदि आपको मना कर रहा है या कोई भी व्यक्ति आपको मना कर रहा है, आपको एक भी नहीं सुननी है, आपको वाइब्रेटर का उपयोग ज़रूर कराना है। क्योंकि ये भी आपके मान करके चलिए कि अगर वाइब्रेटर का आप उपयोग नहीं करते, मसाला किसी भी प्रकार का आप डाल लें, हमेशा बबलिंग बीच में ज़रूर रहती है। इसके बाद ये देखिए जब भी आप नया मकान बनवाते हैं तो इस तरीके के क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये क्रैक्स कितना भारी क्रैक है, कम से कम 1 mm तो इसमें गैप होगा ही, और जबकि ये नया मकान बना हुआ है। देखिए मैं आपको बारीक से दिखा रहा हूँ, देखिए
देखिए ये नया मकान बना हुआ है, नया प्लास्टर हुआ है, उसके बावजूद इसमें किस प्रकार का ये गैप आ गया है, चिटकन आ गई है। तो ये होता इसी चांसेस से है जब आप अपनी फुटिंग मजबूत नहीं करके चलते हैं, या मान लीजिए जब आपने नीचे की मिट्टी की भराई की, मिट्टी की भराई के समय आपने जो है उसकी अच्छे से कुटाई नहीं करवाई या उसमें पानी की प्यूरिंग नहीं करवाई, जिससे मिट्टी अच्छे से बैठ नहीं पाई, जिसमें आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए किस हिसाब से पूरी दीवार, देखिए लास्ट से पूरा लास्ट तक ये पूरी दीवार चिटक गई है। और थोड़ी सी लापरवाही सिर्फ इसमें हुई है, थोड़ी सी लापरवाही ये हुई है कि अगर ये अच्छे से मिट्टी की भराई कराई जाती और अच्छे से पानी भराया जाता और बढ़िया उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाता तो ये दिक्कत नहीं होती। कॉलम में यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं तो बबल्स नहीं होंगे, अच्छे से बढ़िया से आपका जो मसाला है वो मिक्स हो जाएगा और कॉलम के चारों तरफ बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीपेज सीलन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपकी सरिया यहाँ जंग खा सकती है। इसलिए वाइब्रेटर का उपयोग आप फुटिंग में ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि अगर आप फुटिंग में इसका वाइब्रेटर का उपयोग करेंगे तो आपके सरिया के चारों तरफ मसाला आसानी से बढ़िया से चला जाएगा और सीपेज के चांसेस नहीं रहेंगे, बबल्स नहीं होंगे मसाले पे, और बढ़िया से आपका कॉलम मजबूत हो जाएगा। मजबूत कॉलम होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी मजबूत होगा, लोड जो उस पर पड़ेगा वो भी आसानी से वो झेल सकेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बताना उचित लगा कि आप तक ये जानकारी पहुँचाऊँ। देखिए यहाँ पर ये बीम की बात मैंने की थी, अभी मैंने आपको बताया था। बीम में भी देखो एक्स्ट्रा कटेल, उसके बाद देखिए टॉप बॉटम, और इस हिसाब से देखिए पूरी सरिया इसमें किस हिसाब से बिछाई गई, इसमें भी डिस्टेंस ज़्यादा, एक्स्ट्रा बार भी देखो डाली गई है। देखिए तो इसी हिसाब से आपको सरिया का बीम में भी काम करा करके चलना है। रिंग की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखनी है आपको, रिंग भी उसी हिसाब से रखनी है जो मैंने आपको बताया है, 5 से 6 इंच 7 इंच, बस इससे ज़्यादा ना रखें आप रिंग की डिस्टेंस। बहुत से लोग होते क्या हैं कि सरिया बचाने के चक्कर में या पैसा बचाने के चक्कर में इस तरह के काम करते हैं और आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये इस तरीके से इसको आपको, जब आप कॉलम यदि आपका 5 फीट है तो इस हिसाब से आपको जॉइंटिंग करानी है। और ये देखिए इस काम से तो बिल्कुल आप बचे, आपकी फुटिंग में कभी भी इस तरह की डाई नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बुर्जी लगा करके और आसानी से आप जो है सावल गिरा करके कॉलम को खड़ा करें। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।